Good morning, guys. Today I will start chapter 3 of economics books and very welcome to Inspire classes. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मनी एंड क्रेडिट लेसन जो है जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 में आता है। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा उस पर डबल पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस, ठीक है ना। हमें सबसे पहले ये डबल पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस देखना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हम लोग डेली जो है अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन मोड को देखते हैं। कुछ जो है हमारे पेमेंट रेगुलर बेसिस पे होते हैं और कुछ जो होते हैं आपके जो ड्यूज पे होता है यानी उधार पे होता है कि उसको नेक्स्ट बाद में पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन डेली हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। बट पहले क्या होता था कि पहले जो है कॉइन्स या फिर करेंसीज नहीं थे, करेंसी या फिर कोई ऐसा मीडियम नहीं था जिससे लोग डायरेक्टली एक्सचेंज करें। उस समय डबल पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस चलता था, ठीक है। या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स भी कह सकते हैं। इसको हम लोग डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स भी कर सकते हैं। इसमें देखिए इसका मीनिंग समझ में आता है कि मान लीजिए कि एक पर्सन है, ठीक है, इसे शूज बेचने हैं, ठीक है, लेकिन रिटर्न में इसको क्या चाहिए, वेट, ठीक है ना। तो इस पर्सन को क्या करना होगा कि एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो कि वीट बेचे और उसको बदले में शूज चाहिए हो। मतलब अगर मैं हूँ, मुझे बेचना है शूज़ और बदले मुझे वीट चाहिए और उस समय मेरे पास मनी नहीं है, तो क्या करना होगा, मुझे एक ऐसा बंदा ढूंढना होगा जिसको वीट बेचना हो और शूज़ लेना हो। इसी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट, जो कि आज सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। मान लीजिए जिसके पास वीट है उसे वीट बेचना है लेकिन बदले में उसको जो है दूसरा चीज़ चाहिए, मिल्क चाहिए, मान लीजिए उसको लेकर, तो क्या होगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स क्या हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। यही होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम भी कर सकते हैं कि बहुत से ऐसा ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना पैसे के होते हैं, विदाउट यूज ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। सिंपल लैंग्वेज में कर सकते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता था कि हमें एक अगले पर्सन को देखना होता था जो कि हमारी चीज़ों को लेकर और हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें दे दे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट करते हैं, ठीक है। बट मनी आने से क्या हो गया, मनी को हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों करते हैं कि अब ये पर्सन इसके पास शूज है तो ये पहले क्या करेगा, शूज को मनी से एक्सचेंज करेगा और इस मनी से बाद में वीट, मिल्क या फिर जो भी चीज़ें इसकी ज़रूरत की वो सभी चीज़ों को ये खरीद लेगा, ठीक है ना। ये तो कह सकते हैं कि अगर पैसा रहेगा तो फर्स्टली हम लोग पैसे को क्या करेंगे कि एक्सचेंज कर लेंगे पैसे से। हमारा पास जो सामान है, मेरे पास जो भी मैन्युफैक्चर्ड है उसे हम लोग अपने पैसे से एक्सचेंज कर लेंगे और उसके बाद उस पैसे से हम लोग को जो चीज़ खरीदना हो, जो भी हमारी ज़रूरत हो उसको हम लोग खरीद सकते हैं। दैट इज़ वाई मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसे को हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, इसको देख लेते हैं हम लोग। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या हो गया है, जैसे कि जानते हैं कि अब जो मनी चल रहा है वो अलग टाइप का हो गया है। पहले क्या था, सबसे पहले कैटल को लोग मनी में यूज करता था या फिर ग्रेन्स को यूज करता था, ठीक है ना। कुछ सामान लेना तो हम कैटल दे दिए, गाय भैंस जो भी है मेरे पास, बकरी भेड़ जो भी है उस चीज़ को हम लोग दे देते थे, ठीक है। या फिर जो है हमारा ग्रेन्स व्रेन्स भी जो था अनाज था उसके हिसाब से कर लेते थे। बाद में जो है बहुत सारे कीमती मेटालिक कॉइन्स हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब चले कुछ समय तक। बट अब जो है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में क्या है, सिंपली पेपर नोट्स आ गए और कॉइन्स आ गए हैं। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में पेपर नोट्स या फिर कहें तो
कॉइन्स आ गए हैं। पहले की तरह कुछ वैल्यूएबल मेटल या फिर कुछ वैल्यूएबल खनिज नहीं है जो कि यूज़ किया, एकदम सिंपल सा पेपर है और सिंपल सा सिल्वर कॉइन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये मनी जो है इसका खुद में कुछ बहुत बड़ा यूज़ नहीं है, फिर भी हम लोग इसको मनी को क्यों इतना वैल्यूएबल देते हैं, क्यों ये इतना हमारे लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि ये जो है इसको गवर्नमेंट ऑथराइज करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जहाँ भी जिस भी देश का होता है वो इसको ऑथराइज करता है। और हमारे देश में RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको ऑथराइज करता है, यानी इसको इशू करता है। हमारे देश में सिर्फ यही एक संस्था है जो कि मनी को इशू कर सकता है, इसके अलावा हमारे यहाँ कोई भी ऐसा संस्था नहीं है जो कि मनी को छापे, ठीक है। इसको अधिकार ही नहीं दिए गए, तभी हम लोग मनी को जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में आज लिए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर इसको इशू करता है, छापता है। और हमारे देश में अगर कोई दूसरा संस्था इस चीज़ को छापने की, पेपर नोट के फिर कॉइन बनाने का गलती करता है तो उसे हम लोग इलीगल करते हैं, गैर कानूनी होता है और वो पैसे की हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। अब देखते हैं डिपॉजिट विद बैंक। डिपॉजिट विद बैंक, ये बड़ा आज इंटरेस्टिंग फीचर हो गया है आज के हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में। ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स है, देखते हैं कैसे। आज क्या है, मान लीजिए कि मेरा मंथली पेमेंट है 10,000 रुपीज़, ठीक है, और ये मेरा मार्च पेमेंट है, ठीक है ना। फरवरी का पेमेंट जो है हमको मार्च में मिला है 1 तारीख को, और अगले 1 अप्रैल तक जो है मुझे पैसा चलाना है, और 1 अप्रैल को फिर मेरे पास आएगा 10,000 रुपया, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लीजिए हम टोटल यूज़ किए पैसे का, तो इसमें मैं 8,000 रुपीज़ को मैंने यूज़ किया, बचा मेरे पास कितना 2,000, यानी मंथ के एंड में मेरे पास 2,000 सेव हो गया, ठीक है। फिर तो नेक्स्ट मंथ मेरा 10,000 पेमेंट आ जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस 2,000 को बैंक में जमा करूँगा। बैंक में एक अपने नाम से एक अकाउंट खुलवाऊँगा, कोई भी हमारे नेशनलाइज बैंक में, और उस अकाउंट में मैं अपने मनी को सेफ रख सकता हूँ। साथ ही साथ मुझे इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, मनी सेफ रहेगा मेरा। और सबसे बड़ी बात कि डिमांड डिपॉजिट है ये, कहने का मतलब है कि जब मुझे अपने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, जब मुझे लगेगा कि मुझे अपने पैसे को कुछ निकालना चाहिए, तब हम लोग आसानी से इसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया डिमांड डिपॉजिट आज चल रहा है। तो बैंक में भी आदमी आजकल पैसा रखना पसंद करता है कि अगर जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा कैश या एक्स्ट्रा इनकम में से हमारे कुछ बच जाते हैं तो हम उसको बैंक में डाल देते हैं, जहाँ हमारा मनी काफ़ी सेफ रहता है। और सबसे बड़ी बात कि उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है, और उससे बड़ी बात ये होगी कि जब हमें ज़रूरत है तो हम अपने पैसे को निकाल भी सकते हैं। ये डिमांड डिपॉजिट में एक और चीज़ बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर चलता है, चेक। ये देखिए चेक तो इन दिनों कुछ ज़्यादा यूज नहीं हो रहा है, बट बड़े ट्रांजैक्शन के लिए जो है हम लोग चेक का यूज़ करते हैं। एटीएम से भी जो है ज़्यादा नहीं यूज कर सकते हैं, एटीएम से लिमिटेड है, बट चेक का जो है लिमिटेड चलता है, ठीक है ना। तो चेक जो है क्या होता है, चेक एक इंस्ट्रक्शन होता है, पेपर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बैंक को कि किसी भी अकाउंट से कुछ पैसे निकाल कर, जितना का चेक बना हुआ है उतना पैसा निकाल कर जिस पर्सन के नाम से चेक है उस पर्सन को दे दिया जाए, ठीक है ना। ये चेक का इंपॉर्टेंट फीचर हो गया, जहाँ बिना कैश यूज हम लोग जो है ट्रांजैक्शन यानी लेन देन को कर सकते हैं। इसको हम लोग कैशलेस भी कर सकते हैं, और ये चेक पेमेंट भी हो गया कि हमें कैश की आवश्यकता नहीं है, हम लोग डायरेक्ट चेक कर दिए। चेक का आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में जो है देख भी सकते हैं, प्रेम कुमार के नाम से हुआ है 57,000 का। तो इसी तरह का होता है चेक होता है, और एक चेक बुक भी मिलता है बैंक से जिसमें बहुत सारे चेक होते हैं हमारे। तो इससे क्या होगा कि बिना हम लोग कैश के यूज के जो है हम लोग अपने पेमेंट को कर सकते हैं या पेमेंट ले भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और कोई इसको डिनाई भी नहीं कर सकता है कि हम चेक में पेमेंट नहीं लेंगे। इसका ऐसा नहीं वैल्यू नहीं रहेगा, वैल्यू भी उतना ही रहेगा इसका। थर्ड टॉपिक जो है आपका लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, ठीक है। ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जानने को, बैंक लोन एक्टिविटी कैसे करता है।
ठीक है, एक्टिविटीज है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब हम अपने पैसे को जमा करते हैं और बैंक हमें इंटरेस्ट देता है हमारे ही पैसे पर, तो उसका सैलरी कहाँ से आता है ना। तो मान लीजिए कि अगर किसी बैंक में कुछ 100 लोग या बहुत से लोग डिपोजिटर्स हैं, जमा करने वाले हैं, ठीक है ना। एक पर्सन 10,000 जमा करता है, कुछ 1 लाख भी जमा करते हैं, ठीक है। तो बहुत से पैसे, हम सिर्फ 10,000 का एग्जाम्पल लेते हैं, एक बैंक में टोटल 10,000 रुपये जमा हुआ है, ठीक है ना। तो बैंक क्या करता है, इस 10,000 का 15% जो है वो रख लेता है अपने पास, इसलिए ताकि जो है वो उस पर अगर कोई डिमांड यानी डिमांड डिपॉजिट के साथ कोई पैसा निकालने आया तो उसको देने के लिए। 10,000 का 15% कितना होगा, 1,500 रुपया। बच गया कितना, 10,000 में से बच गया कितना, 1,500 बटा 8500 रुपया बच गया आपके, 8500, ठीक है। अब ये 8500 को क्या करेगा, बैंक जो है लोन देने के यूज़ में लाएगा, ठीक है ना। लोन देने के यूज़ में लाएगा और लोन जो देगा उस पर वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, कुछ ब्याज लगाता है, ठीक है। और इसी ब्याज से कुछ पैसे हमारे अकाउंट में भी डालता है और कुछ पैसे जो होता है वो अपने लिए भी रखता है, और यही इन लोग का मेन पेमेंट होता है, ठीक है। सिर्फ मैं 8500 रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए ये 15% लोन पे अगर किसी को बांटा इंटरेस्ट रेट पर, तो कितना हो जाएगा, 850, और कितना हो जाएगा, 5% निकालिए आप लोग, हो जाएगा 425, यानी 5, 7, 12, यानी कितना भी जो लोन रिपेमेंट कितना हो जाएगा उसका 1275 रुपया जो हुआ, इसका 15% इंटरेस्ट हुआ। टोटल कितना बैंक को बाद में रिपेमेंट मिलेगा, 5, 7, 9, यानी 9775 रुपये जो है बैंक को दोबारा चुकाया जाएगा, जिसमें 8500 जो है जिसके अकाउंट से निकाला था उसको डायरेक्टली डाल देगा, और जो बचा ये 1275 रुपया उसमें से कुछ इंटरेस्ट मान लीजिए 75 रुपीज़ डालता है, तो 1200 रुपया ये जो इनकम होगा ये बैंक वालों का इनकम होगा। इसी को हम लोग लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक करते हैं, जिसमें हमारे ही पैसे से बैंक जो है अपना भी काम चला देता है और हमारे अकाउंट में भी जो है इंटरेस्ट डाल देता है, यानी हमारे इनकम को भी उसमें बढ़ा देता है। तो ये था लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, जो कि काफ़ी सिंपल था। बैंक हमारे पैसे को 15% जो है रख लेता है पेमेंट करने के लिए, और बाकी 85% का क्या करता है, लोन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। और उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट उधर से आता है वो जो होता है वही पैसे में से कुछ हमारे इंटरेस्ट में डालता है और कुछ जो होता है उनका इनकम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए लोन का क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, ठीक ना। लोन का या तो एक क्रेडिट जो होता है एक पॉजिटिव रोल भी हो सकता है या फिर निगेटिव रोल भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम लोन लिए 8500 रुपीज़, ठीक है, और हमें चुकाने हैं 9725 रुपये, ठीक है। बट हम मान लीजिए किसी पर्पज़ को वजह लिए थे और हमारा इनकम हुआ ओनली 9000 रुपीज़, ठीक है, या फिर हमारा इनकम हुआ सिर्फ ओनली 10,000 रुपीज़, ठीक है। हमारा इनकम जो हुआ 10,000 हुआ, हम 8500 लोन निकालने थे, हमें चुकाने हैं 9725 रुपीज़, ठीक है ना। तो हम चुका दें तो कितना बचेगा हमारे पास, 5, ठीक है, 225 रुपये। यानी इसमें क्या हुआ कि जो हमारा इनकम का एक बड़ा हिस्सा था, यानी हमारे पास जो इनकम था उसका 10,000 मैंने इनकम कमाया, 9700 जो है हमने लोन चुका दिया था। हमारे पास सिर्फ 300 या फिर 225 रुपीज़ जो है मेरे पास सेव हुए हैं, तो हमारे इनकम का एक बड़ा हिस्सा जो है लोन को चुकाने में लग गया था। इसमें मेरा इनकम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ थी, ये हमारे लिए निगेटिव रोल हो गया। या तो हो सकता है कम भी आ जाए, 9000 की है मेरे पास इनकम, 725 हमको और किसी से लेना होगा तो हम और कर्ज में डूब जाएंगे, तो ये हो गया निगेटिव रोल। लेकिन अगर हमारे पास प्रॉफिट आ जाए 20,000 की, कितना हो गया, 10,225 हमारे पास सेव हो जाएगा, यानी ये हमारा ग्रेटर इनकम हो गया। लोन भी हमने चुका दिया, मेरे पास इनकम ही बच गया, तो क्या हो गया कि हमारे यहाँ पे पॉजिटिव रोल हो गया। तो दो आपके एग्जांपल भी दिए हुए हैं, फेस्टिवल सीजन, एक स्वप्ना प्रॉब्लम, ये दोनों आप लोग स्टडी भी कर सकते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। अधिकतर क्या होता है कि लोन से जो होता है कभी कभी डेट ट्रैप हो जाता है, यानी आदमी कर्ज में डूबता चला जाता है, वो भी कहाँ पर, खासकर रूरल एरिया में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में,
क्या होता है कि वहाँ पर बैंक की इतनी सुविधा नहीं है, इसलिए लोग जो है वहाँ के लोकल ज़मींदार से जो है लेते हैं खेती बाड़ी करने के लिए, फर्टिलाइज़र, सीड या फिर जो इरिगेशन फैसिलिटी, इन सब चीज़ को पूरी करने के लिए जो है वे लोग लैंडलॉर्ड से जो है वहाँ के रेट लोन लेते हैं हाई इंटरेस्ट रेट पर, और चुकाते वक्त क्या होता है कि उनका इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है चल जाता है कर्ज को चुकाने में, या तो कभी इनकम कम भी हो जाती है जिसकी वजह से उनको और पैसे उधार लेने पड़ते हैं, तो ये लोग कर्ज में और डूबते चले जाते हैं। ठीक है ना। तो इसी कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, क्रेडिट जो होता है बोरोवर को जो है रिकवरी के अलावा और उनका पेनफुल सिचुएशन कर देता है। कहने का मतलब है कि उनका सिचुएशन पहले से और ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि क्रेडिट जो है इनकम अच्छा हो गया तो हमारे लिए पॉजिटिव रोल होता है, यानी कह सकते हैं कि जो लोन हमें मिलता है वो हमारे इनकम पे साफ डिपेंड होता है। अगर हमारा इनकम अच्छा होगा तो लोन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और इनकम अगर बुरा हुआ तो लोन हमारे लिए निगेटिविटी साबित करता है। ठीक है। एक लास्ट टॉपिक आज देख लेते हैं, टर्म ऑफ क्रेडिट। टर्म ऑफ क्रेडिट जो है काफ़ी छोटा सा चीज़ है। इसमें टर्म ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लोन कैसे मिलता है। सबसे पहला बात कि लोन अगर हमें लेना है या देना है तो हमारे पास एक कोलैटरल होना चाहिए। कोलैटरल यानी गिरवी वस्तु। अगर हम लोन चुकाने में असमर्थ हो गए तो क्या होगा कि वो जो है उसको बेच कर या उसे यूज़ करके जो अपना वो पैसा रिपेड कर लेगा। ठीक है ना। तो इंटरेस्ट रेट कितना ब्याज लग रहा है हमारा, ठीक है, हमारी गिरवी वस्तु, जो भी डॉक्यूमेंट है, किस तरह से हम पैसे देना चाहते हैं, मंथली देना चाहते हैं या फिर ईयरली देना चाहते हैं, ये सभी चीज़ों को हम लोग टर्म ऑफ क्रेडिट कहते हैं। टर्म ऑफ क्रेडिट। ठीक है, समझिए बात को। हमारे लिए क्या क्या हो गया, कोलैटरल हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, या तो एक और मान लेते हैं हम लोग जैसे मोड ऑफ पेमेंट, ये सभी चीज़ को हम लोग टर्म ऑफ क्रेडिट करते हैं। यानी क्रेडिट के टर्म हुए कि हमें किस तरह से लोन मिले हैं और किस तरह से हमें चुकाने हैं, कितना हमें लोन मिला है, ये सब चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, बहुत छोटे से तरीके से हम लेसन को पढ़ रहे हैं जिसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। टर्म ऑफ क्रेडिट हो गया, और अब जो है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, और जो है आपका SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब के लिए थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।